नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज अपन पढ़ते हैं कि अंत में हजारी प्रसाद जी ने क्या कहा। उनका जो निबंध अपन पढ़ रहे थे पिछली क्लास से, और उस निबंध में अपनों ने भारतीय साहित्य को जाना। तो किसका निबंध अपन पढ़ रहे थे? हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का। द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध अपन पढ़ रहे थे। और इस निबंध में अपन क्या पढ़ रहे थे? भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, ये निबंध अपन पढ़ रहे थे। बहुत ही सुंदर निबंध, जिसमें ये एक ऐसा निबंध है जिसमें अपने को रुचि भी आई, साथ साथ बहुत सी नई चीजों का ज्ञान भी हुआ। निष्कर्ष के रूप में या अंत में वो क्या कहते हैं? वो अंत में यूं कहते हैं कि भारतीय साहित्य में कहीं भी असामंजस्य की स्थिति नहीं है। असामंजस्य की स्थिति नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अकेला मनुष्य को दबाया जा रहा है या अकेले मनुष्य को ही कष्ट दिया जा रहा है। जहां पर यदि अपन ग्रीक साहित्य की बात करें, पाश्चात्य साहित्य की बात करें, तो पाश्चात्य साहित्य में ग्रीक विचारधारा है, ठीक है, बाइबिल का भी प्रभाव है, साथ साथ वहां की धर्म से संबंधित प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। वहां पर ऐसा होता है कि एक पुण्यात्मा अनायास ही स्वर्ग के देवता के कोप का भाजन बन जाती है। अब क्यों बनती है, कैसे बनती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। जबकि भारतीय साहित्य में इस प्रकार से असामंजस्य की या असंतुलित व्यवस्था कहीं भी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि भारतीय साहित्य में यदि पाप करेगा तो पाप कर्म भोगना पड़ेगा, उसे ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो पुण्य करेगा उसे पुण्य मिलेगा, उसे कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। जो पाप करेगा वो नरक में जाएगा, और जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। और यदि ये भी अपने साथ थोड़े बहुत पाप किए हुए हैं तो इसको भी नरक में जाना पड़ेगा। यानी यहां पर कहीं भी असमंजस की स्थिति नहीं है। साथ साथ हमारा साहित्य हमें ये बताता है कि भाई हमें कर्म करना है, ठीक है, कर्म करना है और कर्म का फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर कर्म करना है और उसका फल भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कैसे भी तूफान आ जाए, कर्म के फल अपने को भोगने पड़ेंगे। चाहे हम ज्ञान की ही प्राप्ति क्यों न कर लें, हम मोक्ष तक क्यों न पहुंच जाएं, परंतु हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यहां पर यदि अपन निराश हो सकते हैं तो यहां पर कर्म करने की प्रेरणा भी ये हमारा साहित्य देता है। भारतीय साहित्य में सीधा का सीधा लिखा जाता है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहते हैं, गीता में तो भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि फल तो भगवान स्वयं देंगे। अगर तू अच्छे कर्म कर रहा है तो तुम्हें कोई किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ साथ यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण, यानी हमने यदि मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो अनेक लोगों का उसमें सहयोग है। हमारा गुरु हमारे जीवन को संवारने का प्रयास करता है, हमारे माता पिता हमें जीवन देते हैं, हमारी प्रकृति, हमारे देवता हमारा पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर बहुत से लोगों का ऋण है। अब ऋण तो सदैव चुकाना ही चाहिए, ये भारतीय परंपरा है। यानी जो अपने साथ, यहां तक कि यदि आप भारतीय प्राचीन साहित्य को पढ़ें तो जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उनमें आप देखना, उनमें क्या कहा गया है। जो सामंतवादी व्यवस्था था, जमींदारी प्रथा थी, उस समय भी एक किसान है वो कर्ज लेता था। हालांकि वहां पर व्यवस्था बहुत ही बुरी होती थी, सही व्यवस्था नहीं थी। जो सामंत लोग होते थे वो मनमाने ढंग से लगा लेते थे, कर लेते थे। और उस प्रकार से कभी, अब किसान है बेचारा, दिन रात मेहनत करके अपनी खेती से अपनी 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा पाता था, तो इसलिए उसे कर्ज लेना पड़ जाता था। घर में कोई छोटा सा उत्सव करता, उसे कर्ज लेना पड़ जाता था। और कर्ज पर फिर वो ब्याज दर ब्याज और हिसाब किताब में गड़बड़ी करके उसे दबा लेते थे। यदि अपन सही रूप में देखें तो उस समय भी
हमारा किसान चाहता है कि वो कर्ज उतार कर जाए। फिर भी यदि वो कर्ज अपने पूरे जीवन में नहीं उतार पाता तो उसका बेटा उसकी जगह वहां पर काम करता था। तो इस प्रकार से कर्ज तो चुकाना ही चुकाना है। तो इसलिए हम कर्ज चुकाने के लिए भी कर्मरत रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। तो हम निराशावादी भाग्यवादी कैसे बन सकते हैं? तो इसलिए सभी प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, और कर्ज चुकाने के साथ साथ ये है कि हमें पुरुषार्थ भी करने हैं, हमें पुरुषार्थ भी करने हैं। तो इसलिए हमें एक्टिव तो रहना पड़ेगा। तो जहां पर हमें यहां पर संतुष्टि देता है, संतुष्टि यानी अधिक लालच या लोभ नहीं करना चाहिए। यहां पर जहां इस निराशा को अपन संतुष्टि में या सकारात्मक पक्ष में लेकर जाएं, तो यहां पर यदि अपन निराशावादी भी होते हैं तो यहां पर अपन क्रियाशील भी होते हैं। तो इस प्रकार से संतुलित स्थिति बनी हुई है। यहां पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो अपने कुछ हाथ में भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। यहां पर बनी बनाई परिपाटी है, परंपरा है, उसी के अनुसार पूरी की पूरी रूपरेखा चलेगी, उसी के अनुसार पूरी की पूरी प्रक्रिया चलेगी, ये यहां पर कहा जाता है। अब यूं है कि अपन इस निबंध में लेकर चले थे कि बहुत से लोग आलोचना करते हैं, और आलोचना करने वाले में लोग कौन कौन से? एक तो ग्रीक साहित्य वाले यानी पाश्चात्य साहित्य वाले, और कुछ आधुनिक विचारधारा वाले दार्शनिक या भारतीय। अब ये लोग भारतीय साहित्य की आलोचना करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें चेतावनी देकर कहते हैं कि जनाब, आलोचना करने के लिए अपने आप को ऊपर उठना होता है, और ऊपर किससे? अपने गुण दोषों से, अपने विचारों से ही नहीं, संपूर्ण आपको जो भी दिखाई दे रहा है उन सब की विचारधाराओं से भी ऊपर उठना पड़ता है। अर्थात आलोचना, अगर हिंदी में आलोचना की बात करें तो हिंदी में आलोचना का अर्थ समालोचना से लिया जाता है। समालोचना का मतलब होता है कि गुण व दोष दोनों का बखान करना। सामान्यतः अपन आलोचक उसे कह देते हैं जो अपने सिर्फ और सिर्फ दोष बताता हो, गुणों की व्याख्या नहीं करता हो। परंतु हिंदी में यदि अपन कहते हैं कि ये एक आलोचक थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं एक आलोचक थे, आचार्य शुक्ल एक बड़े आलोचक थे, बड़े निबंधकार थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये बस किसी की आलोचना ही आलोचना करते जाते थे, ये पूर्ण समीक्षा करते थे, ये गुण भी बताते थे, दोष भी बताते थे। तो हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि आप आलोचना तो करने लग गए, परंतु आलोचना एक बहुत ही पवित्र कार्य है, बहुत ही सुंदर कार्य है, और इस कार्य को करने के लिए हमें स्वयं से ऊपर उठना पड़ता है, स्वयं की विचारधाराओं को छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने विचारों के आधार पर किसी दूसरे को परखना शुरू कर दें तो फिर वहां पर इसके साथ कहीं भी न्याय की संभावना नहीं रहती। कैसे? एक कहानी बताती हूं। एक महाविद्यालय, या फिर अपन यूं कहे कि एक बड़ा सा ग्राउंड। अब एक बड़ा सा जो ग्राउंड था उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे इस प्रकार से। अब ये जो बहुत सारे पेड़ थे, एक दिन मालिक ने क्या किया, सारे के सारे पेड़ उखड़वा दिए। जेसीबी जानते हो ना, सब जानते हैं, जेसीबी को बुलाया और पेड़ सारे के सारे उखड़वा कर गिरा दिए। अब वो उनको बाहर गिरा रहे हैं। उस ग्राउंड में जो भी गया, जिसने भी वो दृश्य देखा, सबने आलोचना की, सब आलोचना कर रहे हैं कि भाई इसने बहुत गलत काम किया है, कितने अच्छे पेड़ों को उखड़वा दिया, हरे पेड़ों को उखड़वा दिया, कितने। सामान्यतः हम पेड़ों को जीवन मानते हैं, और अपन ये भी मानते हैं, भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा यूं कहती है कि पेड़ सांस लेते हैं, वो प्राणी है, वो अप्राणियों की श्रेणी में नहीं आते, हम पेड़ों की पूजा करते हैं। तो अब जितने भी लोगों ने उसको देखा, सब के सब उसकी आलोचना कर रहे हैं, सब के सब उसकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आलोचना चल रही, किसके आधार पर? अपने विचारों के आधार पर। क्यों? क्योंकि सब लोग ये मान रहे हैं कि पेड़ काटना गलत बात है,
6 महीने बाद 6 महीने बाद इसी ग्राउंड से जो लोग गुजरे वो देखते ही रह गए। कैसे? पूरे के पूरे ग्राउंड में व्यवस्थित यानी पंक्ति में बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे तो पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, साथ साथ हरी घास जिसे अपन दूब कह सकते हैं, दुर्वा कह सकते हैं, वो लगी हुई है। और इतना सुंदर लॉन, मतलब पार्क की तरह, जो भी देखे उसकी आंखों को सुख मिले। अब इस प्रकार से यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं, दूब भी लगी हुई है, फूलों के पौधे। पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ थे, वो भी अव्यवस्थित तरीके से, कोई कहीं खड़ा था कोई कहीं। 6 महीने बाद अब आप बता दीजिए कि ये गलत था या सही था। मान लीजिए कि उस समय यानी यहां पर जो आलोचना की गई वो अपने विचारों के आधार पर की गई। यहां पर जो यहां पर पेड़ कटवा रहा था उसकी मानसिकता भी यदि देख ली जाती तो आलोचना नहीं होती, क्योंकि सामान्यतः ये भी माना जाता है कि यदि आप 2 पेड़ काटते हो तो उसकी जगह 4 लगाओ तो आप अच्छे हो। तो उसी प्रकार से यहां पर उसने जितने पेड़ काटे उससे चौगुने तो पेड़ लगवाए, साथ साथ उनको व्यवस्थित तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से एक टाइप का गार्डन बनवा दिया। अब बताइए कि ये आलोचना का हकदार है या ये प्रशंसा का? तो हमें है वो किसी भी व्यक्ति की समालोचना, समीक्षा करने के लिए अपने विचारों से ऊपर उठना होगा। हम अपने विचारों के आधार पर किसी को गलत या सही नहीं ठहरा सकते। तो इसलिए हजारी प्रसाद जी ने कहा है कि भाई आलोचना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है, ये पवित्र काम है। यदि आप अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने मतों के अनुसार यदि इसकी कहीं भी किसी की आलोचना कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि आप जो आलोचना है उसके साथ न्याय ही नहीं कर रहे हो, तो ये गलत चीज है। सामान्यतः हमें जिसकी भी आलोचना करनी है, जिसकी भी समालोचना करनी है, उसके कहते हैं ना कि एक पक्ष की सुनकर कभी भी न्याय नहीं किया जाता। उसी प्रकार से गुण व दोष दोनों चीजें देखो, दोनों पक्षों की बात सुनो, और जब आप दोनों पक्षों की बात सुन लेंगे और दोनों पक्षों से संबंधित विचार विमर्श कर लेंगे, तभी वह आप उस व्यक्ति से संबंधित, उस विचारधारा से संबंधित न्याय कर पाएंगे। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय साहित्य के संबंध में जो भी लोग इस प्रकार की अवधारणा रखते हैं, जो भी इस प्रकार का विचार रखते हैं कि इस साहित्य में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये पूर्णतः निराशावादी या भाग्यवादी बनाने वाला साहित्य है, अर्थात एक मनुष्य को निराश कर देने वाला और उसको भाग्य पर ही निर्भर कर देने वाला साहित्य है। यदि कुछ लोग ऐसे मानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो अपनी संकीर्ण सोच के आधार पर मानते हैं, अपनी छोटी सोच के आधार पर मानते हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ संकीर्ण मानसिकता के आधार पर आलोचना का ही मकसद रखते हैं। इसके प्रति एक जिम्मेदार और भी हो सकता है, अज्ञान। जिसको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं हो तो वो तो आलोचना करेगा ना। अब जिस व्यक्ति के बारे में आपको नहीं पता, किसी ने आपको कहा कि ये बहुत बुरा है और आपने आलोचना शुरू कर दी, वो वाली बात है, वो भारतीय साहित्य के साथ हो रही है। भारतीय साहित्य एक उत्कृष्ट साहित्य है, इसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। इसमें जिस प्रकार से पक्ष की बात हुई है तो उसी प्रकार से विपक्ष की बात भी हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पर अब गंभीरता की बात करें तो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी गंभीर प्रश्न नहीं है। यहाँ पर गंभीर प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी की पूरी परंपरा का वर्णन इसमें किया गया है।
यदि मनुष्य इस प्रकार की परंपरा में चल रहा है, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगता हुआ या कर्म फल को भोगता हुआ आगे अच्छे कर्म करने की सोच रहा है, साथ साथ वो कुछ ऋण भी, यानी अपने जीवन में सभी कर्तव्यों का निर्वाह यदि वो कर रहा है, तो वहां पर कहीं भी आवश्यकता नहीं है कि कोई भी गंभीरता लाई जाए। तो भारतीय साहित्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को यह ज्ञान करवाना रहता है कि तुम्हारे जीवन का कर्तव्य क्या है। तो यहां पर अंत में हजारी प्रसाद जी ये कहते हैं कि भारतीय साहित्य के बारे में जो भी आलोचना हो रही है वो संकीर्ण मानसिकता की वजह से हो रही है, अज्ञानता की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि भारतीय साहित्य में हकीकत में वर्णन क्या किया गया है, कौन सी चीज को उभारा गया है। चलो ये भी जिसको ज्ञान हो कि हाँ भारतीय साहित्य में किस किस चीज का वर्णन है, तो उसके पीछे का कारण नहीं पता। इस वजह से उनको ज्ञान नहीं होने की वजह से वो लोग आलोचना करते हैं। अन्यथा हमारा साहित्य, भारतीय साहित्य, आर्य साहित्य जो है या भारतीय संस्कृति का जो साहित्य है वो सम्मानजनक है, सम्मान करने योग्य है। आप भी सम्मान कीजिएगा, हम भी सम्मान करते हैं। और इसी के साथ हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित ये निबंध पूर्ण होता है। अगले क्लास में अगले निबंध के साथ, अगले निबंधकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।